नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटते ही बीजेपी शिवसेना में बढ़ी कड़वाहट। कांग्रेस ने एनसीपी पर लगाया बीजेपी से साठगांठ का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बताया स्वाभाविक वैश्विक सहयोगी। कहा दोनों देशों में दुनिया को बदलने की ताकत। लद्दाख सीमा से चीनी सेना का हटना शुरू। न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। 23 सितंबर तक वापसी होगी पूरी। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने फिर दिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर। कहा जज ही करें जज की नियुक्ति। और एशियाई खेलों में भारत को 2 और पदक। निशानेबाजी में रजत और तैराकी में मिला कांस्य। स्क्वैश में 2 पदक पक्के। और आइए देखते हैं इस घंटे की पहली खबर। बात महाराष्ट्र की, जहां पर गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना ने बीजेपी को प्रदेश की जनता का दुश्मन करार दिया। उधर बीजेपी ने एनसीपी के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन उसने छोटे दलों से तालमेल को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं की। पार्टी का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल मुंबई दौरे पर जाएंगे। बीजेपी और शिवसेना के बीच 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ते हुए बीजेपी ने कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे, लेकिन गठबंधन टूटने के साथ ही शिवसेना के अखबार सामना में बीजेपी को महाराष्ट्र का दुश्मन करार दिया गया है। शिवसेना ने कहा है कि महायुति गठबंधन के सहयोगी चाहते थे कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन कायम रहे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग क्या चाहते हैं। जिन लोगों ने इन भावनाओं को आहत किया है वे महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। इस टूट के बाद दलों के बीच नई संभावनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी बीजेपी और एनसीपी के बीच पर्दे के पीछे समझौते का दावा किया है। इस पर बीजेपी को तुरंत सफाई देनी पड़ी। किसी भी हालत में राष्ट्रवादी कांग्रेस से अलायंस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बीजेपी ने शिवसेना से अलग होने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। 27 तारीख की तिथि का मानक ना होता और भी समय हमारे पास यदि चुनाव आयोग की तिथि के निर्धारण की बाध्यता नहीं होती तो शायद एक हल निकल सकता है। उधर महायुति में बीजेपी के साथ शामिल रहे 4 छोटे सहयोगी दलों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शाम तक, आज रात तक मतलब हम दोनों से चर्चा करेंगे और कल हमारा निर्णय हम अनाउंस करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनसीपी कांग्रेस गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप दिया है। कल ही महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस का 15 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। एनसीपी के समर्थन वापसी के बाद राज्य सरकार अल्पमत में थी और इस बीच कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ अब लड़ने को तैयार हो गई है। महाराष्ट्र में बड़े गठबंधनों के टूटने के बाद छोटे छोटे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ 8 सीटों पर गठबंधन हो गया है। The Samajwadi Party has been at the forefront of fighting communal forces like the BJP and the Shiv Sena. It would strengthen the position of Samajwadi Party as well as Congress in the state of Maharashtra. महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन सत्तारूढ़ था, लेकिन चुनाव के मद्देनजर दोनों ही दलों में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि दोनों दलों के बीच बहुत बुनियादी मतभेद की वजह से मजबूरी में गठबंधन को तोड़ना पड़ा। उधर कांग्रेस ने कहा है कि एनसीपी और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है। गठबंधन को तोड़ने की जो कोशिश की है ये ठीक नहीं। शायद उनको बीजेपी की ओर से कुछ आश्वासन मिला है
या किसी और से उनके तरफ से आश्वासन मिला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये तो गठबंधन तोड़ना नहीं चाहिए था। इस बीच नामांकन दाखिल करने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और तमाम प्रत्याशी अपने नामांकन भरने में लगे हैं। उधर गठबंधन तोड़ने के साथ एनसीपी ने राज्य सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और महाराष्ट्र की राजनीति और खासतौर पर बीजेपी शिवसेना के बीच जिस तरीके के तल्ख आरोप लग रहे हैं उस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अजीत सिंह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली शिवसेना से। अजीत जी, स्वागत है आपका। 25 साल का जब गठबंधन टूटा तो बयान ये आया दोनों तरफ से कि हम एक दूसरे के खिलाफ मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 25 घंटे भी नहीं हुए किस तरह के आरोप लग रहे हैं। कुछ दुख हो रहा है या वाकई राजनीति यही है? दुख नहीं हो रहा है, बात यह है कि भाजपा को इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कामयाब हो जाएंगे, हर राज्य हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बहुत ज़्यादा सक्रिय है और इनको ऐसा लग रहा था कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये अपनी मतलब स्वार्थ के लिए इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा है 25 साल का। इनको स्वार्थी ये लोग हैं। बीजेपी कह रही है कि छोटे दलों के लिए सीटें कम दे रहे थे, मुख्यमंत्री पद को लेकर खुद ही अनाउंस कर रहे थे। छोटे दलों के लिए सभी दलों से बातचीत करने के बाद ये फैसले होते हैं। छोटे दलों के लिए 18 सीट हम लोगों ने हमारे सामने छोड़ दी है। उद्धव साहब ने 18 सीट पहले ही छोड़ी है, कम लड़ रहे, 51 बोल रहे, 151 बोल रहे, तो उसके लिए 18 सीट उन्होंने छोड़ी। छोटे गठबंधन के लिए, बीजेपी के लिए छोड़ दी। फिर भी इनको सब्र नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ये बहुत ज़्यादा स्वार्थ के अंदर काम करते हैं। बीजेपी के लोग जो हैं, इससे पूरा महसूस हो गया, पूरा पता चल गया। नीतीश जी के साथ गठबंधन तोड़ा, बिश्नोई जी के साथ गठबंधन तोड़ा। अब शिवसेना तो इनके दुख सुख में साथ थी और पूरे दुख में साथ रही है भाजपा के, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने शिवसेना से भी गठबंधन तोड़ा। तो इसका स्वार्थ इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये लोग सोच रहे हैं कि हम हर राज्य के अंदर राज करेंगे, हमारा पता नहीं क्या हो गया, हमारा पता नहीं मोदी साहब ने क्या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी 34 सीटों में जो इनका हाल हुआ वो देख लीजिए आप, वो इनके कारण ही हुआ है। शिवसेना छोटे मोटे नेता हैं। महाराष्ट्र में कहा यह जा रहा है कि पूरे प्रदेश में संगठन तक नहीं है, पूरे कैंडिडेट भी ढूंढने, क्योंकि कल आखिरी दिन है। कैसे शिवसेना सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और क्या ये माना जाए कि जो नाराज भाई थे उनको भी मनाने की कोशिश हो रही है? ये तो राजनीति में सब संभव है जी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 288 सीट लड़ाने की पूरी ताकत रखती है शिवसेना। शिवसेना के माध्यम से ही भाजपा आगे चली है। वहाँ पे भाजपा का क्या था, कोई टाइम था बीएमसी के अंदर इनकी 12 सीट आई थी, लेकिन शिवसेना की 62 सीटें आई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आपकी पार्टी ज़्यादा बेहतर रहा है। वो बीजेपी का इसलिए रहा है कि इनको ज़्यादा सीटें दी गई है, तो ये ज़्यादा सीटों पर आगे वही अब इसमें भी सोच रहे हैं ये लोग। जबकि राज्य के अंदर हम लोग लड़ते आ रहे हैं, शिवसेना लड़ती आ रही है और बड़े साहब हमारे बाला साहब ठाकरे जी का पूरा आशीर्वाद पूरे महाराष्ट्र के लोग मानते हैं शिवसेना को। इनको वहाँ कोई इतना वो नहीं है जितना ये सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा। जो महायुति में छोटी पार्टियां थी वो क्या आपके साथ खड़ी हैं? क्योंकि कोई फैसला नहीं आ रहा, कल तक का इंतजार हो रहा है। क्या वो बीजेपी के साथ जा रही है? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि जो तमाम छोटी पार्टियां हैं वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन छोटी पार्टियां भी शिवसेना से प्रेम करती है और शिवसेना के साथ गठबंधन में रही हैं। कल तक पता चल जाएगा। तो शिवसेना के साथ भी छोटी पार्टियाँ 4 है, 2 तो आएंगी 3 आएंगी, ऐसा है। कोई ये जरूरी नहीं कि सभी भाजपा के साथ चली जाएंगी। और भाजपा की कितनी सीट आने वाली महाराष्ट्र में वो भी थोड़े दिन की बात है। 15 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, उसी दिन पता चल जाएगा। तो क्या राज ठाकरे के साथ आप कह रहे हैं कि सीटों का तालमेल? नहीं, ये राजनीति में सब संभव है। बातचीत हो रही है, ये नहीं हम कह सकते, लेकिन सब संभव है। वैसे राज ठाकरे साहब से मिलने के लिए कोई शिवसैनिक या शिवसेना का नेता जाता है तो इसमें कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि गठबंधन हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। व्यक्तिगत आदमी मिलने जाता है, कोई ऐसा तो है नहीं ऑफिशियली मिलने गए या बड़े हमारे उद्धव साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला अभी तुम मिलने जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। और राज ठाकरे साहब से कोई भी मिल सकता है, उद्धव साहब से भी कोई भी मिल सकता है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, शिवसेना है, उसका मुकाबला करना अभी इनको कितना भारी पड़ेगा वो 15 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। मुकाबला कैसे होगा वो तो बात की बात है। सवाल ये है कि फिलहाल आप किसके साथ चुनाव मैदान उतरने जा रहे हैं? हम किसी के साथ अभी तक हमारे साहब का कोई ऐसा वो नहीं है। गठबंधन जो छोटे दलों के साथ था वो आ सकते हैं, लेकिन और किसी के साथ अभी कोई ऐसी बात नहीं। हम अकेले दम पे ही महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने की स्थिति में है इस टाइम, क्योंकि बड़े साहब का इतनी सहानुभूति है, बड़े साहब का इतना आशीर्वाद है,
बड़े साहब का हमारे ऊपर सभी शिव सैनिकों पे इतना आशीर्वाद है कि हमें पूरी उम्मीद है कि अब की हमारा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा और फुल बहुमत से हम लोग जीतेंगे। तो बीजेपी भी तो यही आरोप लगा रही है कि आप मुख्यमंत्री पद को लेकर बिल्कुल अड़ गए थे, जबकि गठबंधन में चुनाव जीतने के बाद जिसकी ज्यादा सीटें होते आखिर वो फॉर्मूला क्या था जिसको लेकर बात नहीं बन पाई? ऐसा था, कभी भी पहले चीफ मिनिस्टर की कहीं घोषणा भी नहीं हुई है, ना तो भाजपा की तरफ से हुई है ना शिवसेना की तरफ से हुई है। लेकिन शिवसेना की तरफ शिवसेना ने ऐसा कोई नहीं बोला कि भाई मैं 151 सीट लेकर के मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे अगर ये बयान दें और कहें कि लोगों की इच्छा है कि वो मेरे को मुख्यमंत्री पद पर देखना हमारे माननीय माना जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव साहब के लिए जनता वहां पे बोल रही है कि आप चीफ मिनिस्टर बने, तो इसका मतलब कि वो उनको आगे बढ़ाने की और ये एक संकेत देने की कोशिश होती है। नहीं, आगे बढ़े हुए हैं, वो बड़े साहब के बेटे हैं और बड़े साहब का पूरा रुतबा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका रुतबा है, कोई महाराष्ट्र की बात ही नहीं है। नहीं, तो जब गठबंधन के साथ ही बीजेपी अगर ये कह रही है फिर उनके आरोप सही हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बिना उनसे उनके आरोप सारे गलत हैं, उनकी भावनाएं गलत है, उनके विचार गलत हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब के हम फुल बहुमत से क्या आ गए, ऐसा नहीं है। पूरे देश में हम लोगों ने, शिव सैनिकों ने उनका साथ दिया है भाजपा का, एनडीए के अंदर हम लोग लड़े हैं, सभी दल लड़े हैं, तब भाजपा आई है। नहीं तो भाजपा का कोई ऐसा वो मंत्रा नहीं है कि अच्छे दिन आएंगे, कोई अच्छे दिन आने वाले नहीं। अभी कोई महंगाई कम नहीं होगी उसको भूल गए, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, वो ठीक है, जरूरी है कि इन्होंने वादे इतने कर लिए हैं। महाराष्ट्र में जीत साहब आप अलग हो गए, क्या केंद्र में? हम अलग नहीं हुए, हमें भाजपा ने अलग किया है। बात एक ही है, आपने स्वार्थ के लिए अलग किया है, स्वार्थ के लिए अलग किया है, कुर्सी की मैं कहूं कि लड़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इस अलगाव के बाद 25 साल की दोस्ती अगर महाराष्ट्र में बरकरार नहीं रहती तो क्या ये दोस्ती केंद्र में आगे बढ़ेगी या फिर केंद्र में अब नहीं बढ़ेगी आगे? ये केंद्र में भी मेरे को नहीं लगता है कि आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी बड़े साहब हमारे उद्धव साहब के साथ पूरे हमारे शिव सैनिक है, पूरे नेता है, और हमारे नेताओं ने फैसला जो लिया था उसके बाद ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि हमारे अब माननीय उद्धव साहब लास्ट फैसला लेंगे, तो आप करें आदित्य ठाकरे साहब फैसला लेंगे। केंद्र में अब साथ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब देने की उनको जरूरत क्या है केंद्र में? हम तो साथ देंगे, साथ दे रहे हमारे साहब, उनको जरूरत नहीं है ना। वो तो ये सोच रहे हम फुल आ गए, बस हम बहुत हो गया बस। नहीं, क्योंकि आप सरकार में शामिल बहुत समय बाद आए हैं। सवाल इसलिए है बहुत समय के बाद भाजपा आई है, अभी उनको ऐसा वो तो हनीमून ही मना रहे अभी तक। उनको यही पता नहीं 34 सीटों में उनका हाल क्या हुआ। वो क्या सरकार में जो शामिल है आपकी पार्टी वो सरकार से बाहर आएगी? ये तो अब अभी हमारे नेता जो है आज दिल्ली से गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, अब वो फैसला तो बड़े हमारे साहब लेंगे, उद्धव साहब लेंगे, उसका फैसला तो हम आपको नहीं बता सकते। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव उससे पहले 25 साल तक बहुत मीठी बातें होती थी दोनों दलों की ओर से, गठबंधन टूटने की घोषणा होती है, कहा जाता है कि हम आरोप नहीं लगाएंगे और बहुत ही साफ तरह की राजनीति या मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। क्या चुनाव के बाद यानी कि मतदान के बाद अगर जरूरत पड़ती है बीजेपी को या शिवसेना को तो फिर एक साथ खड़े होंगे? ये कुछ नहीं कहा जा सकता राजनीति में, लेकिन भाजपा को जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। नहीं, जरूरत को जरूरत है, क्या भाजपा को हमारी जरूरत रही है हमेशा। अवसर मिलता है, अगर मौका मिलता है, धोखेबाजी कर रहे हैं, से गुरेज नहीं होगा। इस टाइम धोखेबाजी कर रहे हैं, तो ये हमारे उद्धव साहब को सोचना पड़ेगा कि धोखेबाज लोग हैं, साथ लेने इन्होंने 25 साल के बाद धोखा दे दिया, तो ये आने वाले समय भी तो धोखा देंगे। धोखेबाज हैं ये लोग। क्या साथ लेंगे कि नहीं लेंगे चुनाव? ये साथ हम लोग इसको अभी साथ कुछ नहीं होगा, अभी अलग चुनाव लड़ेंगे हमारे साथ। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कल यानी शनिवार को आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने आज अपने पर्चे दाखिल किए। इनमें देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे शामिल हैं। इधर हरियाणा में ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में नामांकन दाखिल किया। हुड्डा रोहतक जिले की विधानसभा सीट गढ़ी सांपला किलोई चुनाव मैदान में है। नामांकन दाखिल करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जो हरियाणा में माहौल बना है 9.5 साल में, इसको और उसको बेहतर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और जो विकास की रफ्तार हुई है उसको और तेज करने के लिए तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बनाने जा रही है। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत और चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध का हल निकाल लिया है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने न्यूयॉर्क में कहा कि चीनी सैनिकों की वापसी आज से शुरू हो गई और ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव खत्म करने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत में सहमति बनी। 30 सितंबर तक दोनों देशों के सैनिक उस जगह पर लौट जाएंगे जहां वो 1 सितंबर 2014 को थे। मुझे खुशी आपको बताते हुए कि दोनों देशों ने बैठ करके इस चीज का समाधान कर लिया है, टाइमलाइंस तय कर ली हैं। 26 तारीख से विड्रॉल शुरू होगा ट्रूप्स का और 30 तारीख तक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। 两国之间呢有这样的共识，有这样的意愿，也有这样的这种诚意，要共同努力维护好边境地区的和平与稳定。那么双方之间呢也有中印。 लद्दाख के चुमार और डेमचौक में पिछले कई दिनों से चीनी सैनिकों के घुसपैठ से सीमा पर तनाव पैदा हो गया था। रविवार को उस समय तनाव और बढ़ गया था जब चीन की सीमा की तरफ से सड़क बना रहे कुछ मजदूर भारत की तरफ आ गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाल के भारत दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने बातचीत में रुकावट डालने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए माहौल तैयार किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बिगाड़ दिया। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान ने बातचीत का माहौल खराब किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वार्ता के पहले अलगाववादियों से बात कर ये कोशिशें बेकार कर दी। हमारी तरफ से तो इनिशिएटिव था। प्रधानमंत्री ने सार्क की स्वेरिंग इन सेरेमनी पे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया, वो आए। उसके बाद बायलैटरल मीटिंग्स में ये बात कही गई कि आप ट्रेड तुरंत शुरू करो वाघा अटारी बॉर्डर पे। वहां प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए फॉरेन सेक्रेटरी के बीच, उसका माना। सुषमा स्वराज ने ये बयान पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज की टिप्पणी के बाद दिया। सरताज अजीज ने कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत तभी हो सकती है जब भारत पहल करे। लेकिन वो तो ओवर रिएक्शन था हमारे ख्याल में, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं कि हो रही है। लीडरों से मुलाकात पिछले 20 साल से हो रही है। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी थी, लेकिन पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने इससे पहले दिल्ली में हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद भारत ने वार्ता रद्द कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा ने कहा है कि न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया में किसी दूसरी संस्था से दखल से इसकी स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को 2 साल तक संवैधानिक पद नहीं लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय बताया। जस्टिस RM लोढ़ा ने कहा कि 21 साल के लंबे करियर में उन्होंने कभी किसी राजनीतिक दल के दबाव को महसूस नहीं किया। जस्टिस RM लोढ़ा कल यानी 27 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह जस्टिस HL दत्तू संभालेंगे। चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के हों, या वह न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के हों, रिटायरमेंट के बाद में कोई सरकारी या संवैधानिक पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मेरा निजी मत है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत का क्रेडिट आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। अब फिलहाल भारत की रेटिंग BBB यानी BBB है। S&P के मुताबिक आर्थिक मोर्चे पर नई सरकार के उठाए कदमों से माहौल सकारात्मक बना है। भारत के क्रेडिट आउटलुक बढ़ने की खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। करीब 158 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 26,626 पर बंद हुआ। वहीं 57 अंकों की उछाल के साथ निफ्टी 7,969 पर बंद हुआ। The S&P statement actually states that they are confident of the government's commitment and the capacity to bring in new reforms and therefore bring the investment and growth cycle back. और फिलहाल लेंगे एक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। असम और मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का असर कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। राज्य में तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। गोलपाड़ा और कामरूप में बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा है।
सिर्फ असम में ही बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 पहुंच गई। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई राहत के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की मांग कर चुके हैं। उत्तर पूर्व में आई इस बाढ़ का करीब 10 लाख लोगों पर असर पड़ा है। हमारे घर में पूरा पानी घुस गया तो हम 5 जन रास्ते में आ गए। पूरा गांव पूरा डूब चुका है, अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। घर बारी सब कपड़े सपड़े तो सब पानी में ही बह चुका है। देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश हुई जो तुरा का इलाका है और नॉर्थ गारो हिल का इलाका था, वहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है और वहाँ पे जो डेड बॉडीज डिटेक्शन का काम है और रेस्क्यू का काम है वो अभी भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर बाढ़ में फंसे पाक अधिकृत कश्मीर के 57 लोगों को सेना ने वापस सुरक्षित उनके घर भेज दिया। बाढ़ के बाद भारतीय सीमा पर राहत कामों की समीक्षा के दौरान इन लोगों की पहचान हुई। इस बीच जलभराव खत्म होने के बाद लोगों ने अपनी दुकानें खोलना शुरू किया और राज्य के 1400 आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो चुके बताए जाते हैं। बाढ़ से पर्यटन उद्योग को भी बड़ा धक्का लगा है। नवरात्र के मौके पर वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई है। विदेशी जेलों में करीब 6000 भारतीय बंद हैं और इनमें सबसे ज्यादा 1400 भारतीय सऊदी अरब की जेल में हैं। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की जेल में करीब 1000 भारतीय हैं। इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जो सजा की अवधि पूरी कर चुके हैं। विदेशी मामलों के जानकार सभी दूतावासों में कानूनी सेल बनाने की जरूरत बताते हैं। रोजी रोटी के चक्कर में विदेश गए हजारों भारतीय कई देशों की जेलों में सजा काटने को मजबूर हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1400 भारतीय सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं। संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में 985, यूनाइटेड किंगडम की जेलों में 430, नेपाल में 377 और बांग्लादेश की जेलों में 128 भारतीय बंद हैं। अधिकतर मैं ये कहूँगा कि ये केसेस हैं इमिग्रेशन रिलेटेड, जिनमें कि वो वीज़ा का अवधि जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो फिर लोकल लॉज में बंद हो जाते हैं। ज्यादातर भारतीय छोटे छोटे अपराधों की सजा काट रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ड्रग्स की तस्करी, हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में भी विदेशी जेलों में बंद हैं। भारतीय दूतावास से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में 219 असैनिक भारतीय बंदी हैं, लेकिन पाकिस्तान अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ 47 भारतीय वहां की जेलों में बंद हैं। इसके अलावा 249 भारतीय मछुआरे भी पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। My personal view is that every embassy should have a separate legal cell, because embassy is an extension of the state as far as the Indians are concerned. They should have a legal cell. कानूनी सलाह के अभाव में ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, मिस्र, जर्मनी, ग्रीस और इंडोनेशिया समेत दूसरे कई मुल्कों की जेलों में भारतीय बंद रहने को मजबूर हैं। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। और अब भारत के मंगलयान से जुड़ी एक अच्छी खबर। इसरो के वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान 1 साल तक काम कर सकता है। हालांकि पहले वैज्ञानिकों ने 6 महीने तक काम करने की संभावना जाहिर की थी। चूंकि लिक्विड इंजन को चालू करने के बाद भी ईंधन बचा हुआ है, इसीलिए यह माना जा रहा है कि अब मंगलयान 1 साल तक काम कर सकता है। यान के कलर कैमरे ने गुरुवार को लाल ग्रह की 2 तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें मंगल की सतह की शानदार झलक दिखती है। राज्यसभा सचिवालय ने आज हिंदी पखवाड़ा 2014 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। समारोह में राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस मौके पर महासचिव ने नूतन प्रतिबिंब पत्रिका के 9वें अंक का लोकार्पण किया। सचिवालय के समिति अनुभाग याचिका को राजभाषा शील पुरस्कार से नवाजा गया। राज्यसभा सचिवालय का राजभाषा विभाग 1993 से हिंदी पखवाड़ा मना रहा है। मुझे अच्छा तो ये लग रहा है कि मुझे बताया गया कि जब ये पखवाड़े के दौरान जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, जिन्होंने हिस्सा लिया, उसमें से नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया से भी बहुत थे। और बात एशियाई खेलों की। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में चल रहे एशियाई खेल में भारत ने आज 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज विजय कुमार, पेम्बा तमांग और गुरप्रीत सिंह ने भारत को 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक दिलाया। भारतीय टीम ने 1740 अंक बनाकर मेजबान कोरिया को सिर्फ 1 अंक से पछाड़ा। चीन ने 1742 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता।
संदीप सेजवाल ने पुरुषों के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी में कांस्य पदक जीता। उन्होंने फाइनल रेस में 28.26 सेकंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। बैडमिंटन के महिला एकल में साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में चीन की यान वांग के हाथों हारकर बाहर हो गई। वहीं पुरुष एकल में पी कश्यप को प्री क्वार्टर फाइनल में चीन के ली चोंग वेई ने हरा दिया। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने फाइनल में जगह बनाकर कम से कम 2 रजत पदक पक्के कर लिए। जोशना चिनप्पा, दीपिका पालिकल और अनाका अलंकामोनी की महिला टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराया। भारतीय महिला टीम को फाइनल में मलेशिया की मजबूत टीम से मुकाबला करना है। महेश मंगावकर, सौरभ घोषाल और हरिंदर पाल सिंह संधू की टीम ने सेमीफाइनल में कुवैत को 2-0 से मात दी। घोषाल एकल में पहले ही रजत पदक जीत चुके हैं। एशियाई खेलों के 7वें दिन 2 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 100वें नंबर पर आ गया है। भारत के खाते में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 14 कांस्य पदकों के साथ कुल 17 मेडल हैं। 91 स्वर्ण के साथ चीन पहले नंबर पर, 31 स्वर्ण के साथ दक्षिण कोरिया दूसरे और 30 स्वर्ण के साथ जापान तीसरे स्थान पर है। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।